चलिए हम इस वीडियो के माध्यम शुरुआत में मैं पहले इस बेसिक बता चुका हूँ, क्या बताना था मेरे को छोटे से वीडियो के माध्यम से। अब मैं आज से आपको जीके जीएस का पोर्शन कवर करवाऊंगा और जीडी की रही बात, जीडी के प्रश्न उठाएंगे, ध्यान रखना, और उसका डिटेल पढ़ाएंगे हम, जो अन्य पेपर में उसका डिटेल आपका काम आ जाएगा। अब देखो मैं अभी शुरुआत से लेता हूँ इस वीडियो में हिस्ट्री या इतिहास के प्रश्नों को संग्रह लूंगा, जिसमें आपको प्रश्न मिलेंगे और उस प्रश्न का मैं डिटेल सहित आपको हल करके बताऊंगा। चलिए जानकारी, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो, समझ गए नहीं समझे बताइए। कि प्रश्न रहेगा जीडी वाला 2023 में आया वाला, लेकिन उसका डिटेल पढ़ाएंगे व्याख्या सहित, जिससे अगर किसी और अन्य एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न या वही प्रश्न आता तो आप आराम से बना सकते हो। चलिए वहां प्रश्न पहला लिखा, क्या लिखा है बताइए। सातवाहन वंश खालिस्तान भारत में शक्तिशाली था, बताइए। आपके पास ऑप्शन भी रखा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए कहां पर आया है, शिफ्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, 2023 वाला है, जीडी का है। तो ऑप्शन दिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप बताइए क्या आंसर इसका होगा, बताइए जरा आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सातवाहन वंश का जो भारत में दक्षिण क्षेत्र में क्या था, वर्चस्व था, या जो सातवाहन वंश का एरिया है वो कौन से एरिया में था, भारत के दक्षिण हिस्से में। अब देखो, अब यहां पर बात कर लेते हैं हम, आपको डिटेल पता, हम डिटेल व्याख्या सहित बताने वाले। पहली बात चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ हमारे पास भारत का नक्शा, ठीक है ये है। अब हम बात करें यहाँ पर, देखो दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो जो सातवाहन वंश था वह हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्र में राज करता था और उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व फैलाए हुए था। तो हम बात कर लें, हमारे भारत का दक्षिणी राज्य कहलाता है, ठीक है, दक्षिण हिस्सा नीचे कहलाएगा। और रही बात दक्षिण हिस्सा की बात कर रहा है भारत का, ठीक है। इस हिस्से में कौन कौन से राज्य इस सातवाहन वंश के शासनकाल में आते थे, सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी एरिया की बात करें, यहाँ पर कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कर्नाटक भी आया करता था, इधर कौन है इस एरिया में, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी ध्यान रखें आपके सातवाहन वंश शामिल था। और यहाँ पर आपका क्या है बताइए, यहाँ आपका क्या है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु भी शामिल था। और यहाँ पर आपका क्या है, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य। तो हम कह सकते हैं सातवाहन वंश आपके दक्षिण क्षेत्र में क्या था, इसका शासनकाल था, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु इतने क्षेत्रों में अपना वर्चस्व फैलाए हुए था। और रही बात आपको सातवाहन वंश का बात करें तो इसको एक और क्या बोलते हैं, आंध्र वंश, क्या बोला जाता है, आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सातवाहन वंश को। चलिए ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं। मैंने क्या बताया, जो सातवाहन वंश है दक्षिण भारत में राज था, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु तरफ अपना हिस्सा का वर्चस्व संभालता था। अब उस सातवाहन वंश को और क्या बोला जाता है, आंध्र वंश, क्या बोलते हैं, आंध्र वंश। अब देखो, अब सात वंश की बात कर रहे हैं, इसके संस्थापक कौन हो गए, देखो तो सात वंश की स्थापना किसने किया था, सिमुक ने। सिमुक सातवाहन ने स्थापना किया था, किसका, सातवाहन वंश का, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना या संस्थापक कौन थे, तो आप क्या कहोगे बताइए। अगर प्रश्न आ जाता है तो ध्यान रखें, हम प्रश्न एक छोटा सा था उसको हम डिटेल पढ़ा रहे हैं व्याख्या सहित। तो सातवाहन वंश को और क्या बोलते हैं, आंध्र वंश। और रही बात सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, सिमुक सातवाहन वंश, ठीक है। अब देखो रही बात, कोई भी शासक होगा स्थापना करेगा शासन का, तो जब किसी व्यक्ति को पराजित करेगा तभी करेगा। तो सातवाहन वंश का जो प्रथम राजा था सिमुक था, उन्होंने इसको शंख वंश प्लस कण्व, इन दो वंशों को आपस में हराकर, देखो एक शंख वंश है और एक कण्व वंश है, इन दोनों वंशों को हराकर या बोल सकते हैं पराजित करके अपना सातवाहन वंश की स्थापना किया था। और इस वंश के जो शासक हैं लगभग 150 वर्षों तक क्या किए हैं, हमारे दक्षिण क्षेत्रों में शासन किए, ध्यान रखें, ठीक है। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया, शक और कण्व वंश की शासकों को पराजित करके। जब तक कोई शासक किसी शासक को पराजित नहीं करेगा तब तक वो शासन पे बैठ नहीं सकता, ध्यान रखें। चलो, तो पराजित करने के बाद इन दोनों वंश के राजाओं को पराजित कर दिया, फिर अपने सातवाहन वंश की स्थापना किया, किसने, सिमुक ने। और लगभग
इस सातवंश के शासकों ने 150 सालों तक क्या किया है, राज किया। और इनकी राजधानी पहली क्या थी बताएं, प्रस्थान। क्या थी, प्रस्थान। इसको क्या बोलते हैं, पैठक। क्या बोलते हैं, पैठक। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, आपके दक्षिण भारत में। चलिए ठीक है, अब रही बात आपका जो कहाँ मिलने वाला आपको, गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ मिलेगा, गोदावरी नदी के तट पर। कौन, पैठन तट पर। ठीक है, हमें प्रस्थान इसकी राजधानी थी सातवाहन वंश की पहली, और पैठन जो गोदावरी नदी के तट पर है, ध्यान रखें। और रही बात, इसके शासकों ने 150 सालों तक शासन किया। और बताते जानकारी हम कि इसके कम से कम कुछ मेन शासक की जानकारी देते हैं, कौन कौन शासक थे। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर लेते हैं, चौथे नंबर। ठीक है, जैसे पहला कौन हो गया आपका, सिमुक। सिमुक के बारे में आप सुन चुके हैं, सिमुक ने आपके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। उसके बाद आता है कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, आपके शासक है कौन से वंश के, सातवाहन वंश के। और हमारे पास कौन है, वाशिष्ठी सातकर्णी। ठीक है, और हम लेते हैं क्या, यज्ञश्री सातकर्णी। सब आपके क्या हैं, इस वंश के शासक हैं। ठीक है, अब देखो मैं इतने नाम लिखवाए, और बहुत से राजाएं हुए हैं भाई, 150 साल शासन किए, कुछ प्रमुख शासकों के नाम लिखवाए मैंने। अब देखो यहाँ बात कर लेते हैं, जो सेकंड नंबर का शासक दिख रहा है आपको ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह आपके इस वंश का महान शासक हुआ। कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसको ध्यान रखेंगे, महान और प्रसिद्ध शासक कौन था इस वंश का, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और रही बात, इस वंश के जो शासक हुआ करते थे, कौन से वंश के, सातवाहन वंश के। देखो सातवाहन का लोगों ने अलग अलग अर्थ दिया है। कई लोगों ने क्या बोला है, वाहन दान करने वाले। ठीक है, कई लोगों ने क्या बोला है, सातवाहन का अर्थ वाहन दान करने वाले। ठीक है, अलग अलग लोगों ने सातवाहन का अर्थ अलग अलग निकाले। कुछ लोगों ने कहा वाहन दान करने वाले, और कुछ ने वैज्ञानिकों ने कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला है इसके बारे में, अर्थ निकालने वालों ने, तलवार धारण करने वाले। तलवार धारण करने वाले। ठीक है, देखो अधिकांश इसका मानता है तलवार धारण करने वाले। किसका अर्थ होता है, सातवाहन वंश का। अब रही बात, इस वंश का जब राज चला करता था, तब इस समय जो भाषा प्रयोग होता था वो कौन सा था, प्राकृत। ठीक है, भाषा कौन था, प्राकृत। और लिपि कौन थी, लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत काम का है। तो हम अगर पूछा जाए सातवाहन वंश के समय कौन सी भाषा चला करती थी, प्राकृत, और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। और रही बात, इस वंश के जो अधिकांश शासक हुए थे वो दो वर्गों में बटे थे, कह सकते। ठीक है, कुछ ब्राह्मणवाद थे, ठीक है, और कुछ बौद्ध धर्म को माना करते थे। तो हम नहीं कह सकते कि सभी लोग ब्राह्मण थे। देखो कुछ शासकों ने ब्राह्मण अपनाया या उसके नियम या धर्म पे चल रहे थे, कुछ बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध नियम को चलने लगे। तो इस प्रकार मैंने आपको इतनी जानकारी दिया हूं, ध्यान रखें। सिर्फ प्रश्न क्या पूछा था, सातवाहन वंश का क्षेत्र कौन सा था, वो कौन सा था, दक्षिण भारत था। जो कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और सातवाहन वंश के कुछ राजाओं के नाम बताए मैंने। और याद रखना, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया है, शिमुक ने। ध्यान रखें, जो कण्व और शंक वंश के राजाओं को पराजित करके। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रश्न पहला आप पढ़ चुके हैं, उसका मैंने व्याख्या बता चुका हूं। अगर सेकंड प्रश्न की बात करें तो सेकंड प्रश्न क्या बोलता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन। इस प्रश्न को कुछ और तरीके पूछ सकता है। हम इस प्रश्न का आंसर सीधे एक हाथ में बोले, ऑप्शन आपके पास दिया है और पता होनी चाहिए। और प्रश्न क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या लिखा, जनरल डायर। तो इस प्रकार आपको पता होनी चाहिए कि जो क्या कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जिम्मेदार कौन था, जनरल डायर था। ठीक है, ऑप्शन हमें कहां मिल रहा, सी मिल रहा है। अब हम उसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। चलिए अब देखो, पहली पॉइंट हम लेते हैं, जैसे बात करें क्या था आपका दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसको ही बोलते हैं अमृतसर का नरसंहार। क्या बोलते हैं, अमृतसर का नरसंहार।
ठीक है। अब देखो यहाँ इस प्रश्न की बात करें हम तो क्या क्या बोला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था, वो कौन, जनरल डायर है, ध्यान रखें। अब हम पूरा डिटेल आपको लेके चलते हैं। पॉइंट मैंने क्या लिया हूँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड या इसे क्या बोलते हैं, अमृतसर का नरसंहार, ठीक है, क्योंकि इसमें अनेकों लोगों को गोली से मार दिया गया था और अनेकों घायल हुए थे, इसलिए क्या बोलते हैं, नरसंहार, ठीक है। अब देखो यह घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 में, कहां पर, पंजाब के कहां पर, अमृतसर मंदिर देखे हो आपने, अमृतसर है तो वहां के स्वर्ण मंदिर के थोड़ी दूर कह सकते हैं। देखो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के समीप एक मंदिर, कौन सा, स्वर्ण मंदिर, ठीक है, इसके समीप कह सकते हैं आप कौन सा था, जालियांवाला बाग था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के समीप एक बाग है जिसका नाम क्या है, जालियांवाला, यहां पर घटना घटी थी जिसको बोला जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर का नरसंहार, ठीक है। अब रही बात यहां पर लोग क्यों हत्या हुआ और क्या इस हत्या का कारण क्या था, देखो रही बात यहां पर 1919 में एक एक्ट आया था, कौन सा, रोलेट एक्ट आया, ठीक है। अब इस एक्ट का लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है, रोलेट एक्ट का लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब विरोध कर रहे थे लोग तो इस बाग में क्या हुए थे, सब लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। रोलेट एक्ट आया था 1919 में, आज सबको होगा, ध्यान रखें, प्रश्न पूछ लेता, रोलेट जो एक्ट है कब आया था, 1919 में आया था। इसी का लोग क्या कर रहे थे, विरोध कहां पर कर रहे थे, पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट एक बाग, उसका नाम क्या है, जालियांवाला, यहां पर हजारों की संख्या में लोग क्या होते, इकट्ठे हुए थे, ठीक है। अब इकट्ठे हुए थे तो विरोध कर रहे थे भाई। अब क्या हुआ, उस समय पंजाब पे क्या लगा था, अंग्रेजों ने क्या लगा के रखा था, मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ एक कानून होता है, उसको लगा रखे थे, जिसे हम कर्फ्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्शल लॉ लगा था कहां पर, पंजाब पर, अमृतसर पर। अब लोग वहां शांति पूर्वक क्या कर रहे थे, विरोध धरना दे रहे थे। अब ऊपर से उस समय पंजाब का उपराज्यपाल कौन था, उस समय जो प्रशासनिक अधिकार हुआ करता था अंग्रेजों के शासनकाल में, वह कौन था, माइकल ओ डायर, कौन था, पंजाब का उपराज्यपाल माइकल ओ डायर था। उन्होंने आदेश दिया, किसको आदेश दिया भाई, ध्यान रखें, आदेश दिया किसको, जनरल डायर को आदेश दे दिया, किसने, माइकल ओ डायर, जो पंजाब के उपराज्यपाल हुआ करते उस समय अंग्रेजों के शासनकाल जब घटना घटी थी, जनरल डायर को आदेश दिया गया कि आप वहां पर गोली चला दीजिए, कहां पर, जालियांवाले बाग पर। तो भाई डायर ने अपने सैनिकों के साथ, रेजिमेंट के साथ आदेश दे दिया कि हमें ऊपर से आदेश आया कि आप लोग गोली चला दीजिए। और क्या हुआ, बिना चेतावनी के, बिना बताए लोगों को अंधाधुंध फायरिंग कर दिया गया, तो हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और बहुत से लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसी कारण से क्या बोलते हैं, अमृतसर का नरसंहार, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटी थी, ध्यान रखें, और यह बहुत भारत के लिए दुखद घटना था और इससे बहुत सीख मिलता है कि अंग्रेजों की क्रूरता थी वो कितनी भयानक थी। और इसका मेन उद्देश्य था कि विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो कानून या नियम बना रहे हैं लोग उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि हम इस घटना को घटित करने का मेन उद्देश्य था लोगों को अपने प्रति इतना क्रोध नहीं कह सकते, डर फैलाना, सीधी बात तो, ठीक है। क्या करना, डर को इस भारतीयों के बीच में कायम रखना, या हम जो नियम बना रहे हैं उनको लोगों को मानना पड़ेगा। अब इतना तो समझ में आ गया था कि भारतीयों को कि उनका अगर नियम नहीं मानेंगे तो लोग हमारा क्या करेंगे, अंग्रेजों द्वारा हमारे जाएंगे। और यही वो चाहते थे अंग्रेज की हमारा डर इतना फैले कि भारतीयों पर कि वो कुछ हम नियम बनाए, कानून बनाए तो विरोध ना करें। यही था उनका मेन उद्देश्य, जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देना, ठीक है। जो किसने दिया था, जनरल डायर ने, किसके आदेश पर, माइकल ओ डायर पर, ठीक है। इतनी बहुत काफी है, ध्यान रखें, इस जानकारी को आप समझते चलें। थैंक यू। प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक मैंने पहला बताया, छोटा सा प्रश्न था, जीडी में आए वाला है, दो सेकंड प्रश्न आए वाला, थर्ड वाला भी आए प्रश्न, देख लीजिए क्या बोला थर्ड प्रश्न में, क्या बोलता बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो हमें पता है
आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत बात नहीं, 1757 हुआ था। ठीक है, अब वहां पर देख लीजिए ऑप्शन में आप लोग कहाँ सही हो रहा है और प्रश्न क्या दिया है। मैं यहाँ आपको डिटेल बताता हूँ व्याख्या से। चलो एक बात करें, जो प्लासी का लड़ाई है, प्लासी ऐसे लिखते प्लासी, कब हुआ? 23 जून 1757 को। ठीक है, जो प्लासी का लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था जो 23 जून 1757 हुआ था। अब क्यों हुआ था उसकी बात हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें दो लोगों ने भाग लिया युद्ध में, और कारण क्या था आगे बताने वाला हूं मैं। एक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था सेनापति कह सकते हैं आप, बताइए कौन था, बताइए। रॉबर्ट क्लाइव। कौन था सेनापति? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेनापति कौन था या लड़ाई कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और हमारे बंगाल के नवाब उस समय कौन थे बताइए? सिराज उद्दौला। ठीक है, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और कह सकते हैं लड़ाई लड़े थे, और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था इसमें विजय किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, और हारे कौन थे? बंगाल के नवाब। अब कारण क्या था हारने का? इनका एक सेनापति था। कौन था? सेनापति था, इसका नाम क्या था? मीर जफर। ठीक है, तो बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला था, इनके सेनापति कौन थे? मीर जफर थे। इन्होंने इस रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था। ठीक है, इस कारण से सिराज उद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने इस युद्ध से शुरुआत कर दिया भारत पर अपना वर्चस्व जमाना। ठीक, ध्यान रखें। और रही बात युद्ध का मेन कारण क्या था वो बताते हैं। युद्ध का मेन कारण क्या था? कोई किसी को पता? बताइए युद्ध का मेन कारण क्या था। देखो अंग्रेज हमारे भारत पर खेती करने तो नहीं आए थे। अंग्रेज भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज वाला था, हमारे भारत पर व्यापार के उद्देश्य से आए थे। तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे शुरुआत में उन लोगों ने, तो हमारे भारत के जो राजा महाराजाओं थे, जो शासक था, उस क्षेत्रों में अनुमति लेकर वो अपने व्यापार को चालू किए, अनेकों क्षेत्रों में कंपनी स्थापित किया। उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि भारत को क्या बोला जाता है? सोने की चिड़िया। पता है आपको? मतलब सोने की चिड़िया मतलब होता है हमारे पास धन दौलत धन संपदा सब कुछ अपार थी, कमी ना थी, इसलिए बोलते सोने की चिड़िया। अब उस चिड़िया में इतने धन दौलत है कि उन्हें का मन नहीं हो रहा था कि वापस इंग्लैंड जाने का। ठीक, अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का। तो उनका विचार बन गया, वो भारत पर इतना वर्चस्व बनाना चाहते थे, अपना अपना की अधिकार क्षेत्र जमाना चाहते थे। तो क्या हुआ, जब बंगाल पर उस समय नवाब कौन थे? सिराज उद्दौला थे। ठीक है, उस समय भाई ये तो बाहरी व्यक्ति थे, तो कुछ नियम कानून थे जो राजाओं ने बना के रखा था कि आप भारत में आइए, व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन लोगों ने जो व्यापार नियम थे ना, व्यापार कारण बता रहा हूं, ठीक है, व्यापार के नियम थे उनका क्या कर रहे थे? दुरुपयोग कर रहे थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, या बोल सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव लोग। ठीक है, तो यही कारण से बंगाल के नवाब ने क्या छेड़ दिया? युद्ध छेड़ दिया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इनको लगने लगा कि नहीं, अब हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और भारत के लोग या नवाब जो शासक थे आवाज उठाने लगे हैं। जो लोगों ने हथियार उठाए, यहाँ पर हमारे नवाब हथियार उठाए। अब हुआ क्या? मीर जफर की चापलूसी कह सकते हैं आप। ठीक है, इनकी कारनामा के कारण हमारे बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। और मेन कारण क्या था? व्यापार नियम का दुरुपयोग करना। इसी का विरोध कर रहे थे बंगाल के नवाब कि आप हमारे भारत पर हो, हमारा राज चलेगा, हम जो बोलेंगे वही नियम बनेगा। तो इन लोगों ने नियम का दुरुपयोग कर रहे थे, जो कहा गया नियम वही नहीं करते, कुछ अलग करते थे। इस कारण से क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों को लगा हम तो जीत गए भाई, एक बार जीत, शुरुआत यही से हुआ अंग्रेजों का भारत पर कब्जा करने का। उन्हें लगने लगा नहीं, अब हम भारत पर अनेक राजाओं को हराकर या क्षेत्रों को अपन क्या कर सकते हैं? कब्जा कर सकते हैं। शुरुआत हो गया। अब रही बात यहाँ पर, आज रखना शुरुआत डेट को ना, इसको कई बार पूछा प्रश्नों को, और मैं अंदर डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यह कारण आप समझ गए। कारण क्या था? व्यापार नियम का दुरुपयोग करना। इसी का विरोध कर रहे थे बंगाल के नवाब, और लड़ाई दोनों में छिड़ गया। जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस कारण से? मीर जफर की चालाकी या चतुराई के कारण, जो इनका साथ ना देकर इनका साथ दिया। अब हुआ क्या? अब जीत गए रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज लोग। ठीक है, अब इस मीर जफर को पुरस्कार या कह सकते हैं गिफ्ट के रूप में क्या दिया गया था? 24 परगना।
ठीक है, और साथ में एक जंगली महल, ठीक है जी। एक प्रशासनिक जंगली महल ये क्या था, प्रशासनिक क्षेत्र था, उसको दिया गया था। किसको, मीर जाफर को। क्यों, इनका साथ न देकर इनका साथ दिया था, जिस कारण से ये लोग जीते थे। तो उनको पुरस्कार या गिफ्ट के रूप में क्या दिया गया, 24 परगना और जंगली महल एक प्रशासनिक इकाई था, वहां राज करने का अधिकार दिया गया। तब से लोग इन्हें क्या बोला करते थे, कठपुतली नवाब। क्या, कठपुतली नवाब। पता है नवाब तो पता है, क्योंकि वहां के लोगों को नवाब बोला जाता था, शासक लोगों को। अब कठपुतली में होता है किसी के उंगली पर नाचना। कौन नाच रहा था, मीर जाफर। किस उंगली पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर, इसलिए बोला जाता इस कठपुतली नवाब। किसको, मीर जाफर को। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए कि लड़ाई क्या हुआ था और किसके कारण हारे गए थे और कौन विजय हुआ था। याद रखना, हुआ कब था और किस किस के बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा, किस कारण से हारा, समझ गए, बताइए। अब यहाँ एक बात कर लेते हैं, जो प्लासी है ना, प्लासी, इसको पहले क्या बोला करते थे, प्लासी। ठीक है, प्लासी। इस प्लासी से क्या बन गया ये, इस प्लासी से प्लासी बन गया। और रही बात यहाँ पर, यह हमारे कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, वर्तमान की बात करें वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के कोलकाता तरफ। ठीक है, कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। और एक बात करें, याद रखना आपको, प्लासी के तो कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता पर, हुगली नदी के तट पर। कहाँ पर, हुगली नदी के तट पर, याद रखेंगे इसको भी। हाँ, हुआ कब, डेट आगे का याद रखना, किस किस बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा और किस कारण से हारा और युद्ध क्यों हुआ था, पता होनी चाहिए पहली बात। और इसी युद्ध की शुरुआत, इस युद्ध से जीतने के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व भारत पर बढ़ गया। ठीक है, याद रखना, शुरुआत कौन सा युद्ध था, प्लासी। अब वेस्ट बंगाल के कोलकाता पर क्या है, फांसी या प्लासी। पहले प्लासी बोलते थे, अब क्या हो गया, फांसी, सॉरी प्लासी। ठीक है, अब यह हमारे हुगली नदी के तट पर है। कहां पर है, प्लासी, पश्चिम बंगाल कोलकाता के हुगली नदी के तट पर है। और हम बात करें इस प्लासी और प्लासी का नाम क्यों पड़ा भाई, इसका कारण भी है। इसका कारण यह है कि इसका नाम पड़ने का कारण है कि इस क्षेत्र में पलास, जानते हैं आप लोग, पलास के पौधे सब जानते होंगे। ठीक है, गांव देहात के होंगे तो भी जानते होंगे, शहर के होंगे तो भी जानते होंगे। गांव तरफ इसे छूला बोलते हैं, हिंदी भाषा बोले छूला, और अपने जो पुस्तकों में क्या बोलते हैं, पलास। इसी पलास की पौधे की अधिक मात्रा या बहुतायत के कारण ही क्या बोलते हैं, प्लासी या प्लासी। याद रखें, तो समझ गए ना, इतना जानकारी आपके लिए बहुत काफी है। चलिए अगला प्रश्न देखते, प्रश्न क्रमांक पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। अब देखते चौथा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न आप देखते इसमें क्या लिखा है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है, अब इसके और डिटेल बताएंगे, व्याख्या सहित बताएंगे। ठीक है, बताइए। तो आपके पास ऑप्शन भी रखा है और प्रश्न भी है। प्रश्न क्या दिया है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, बताइए बताइए बताइए। जनरल माइकल ओडायर, ठीक है ना, हत्या की थी। चलिए आप समझ गए बात, क्यों की थी नहीं समझे होंगे तो आपको समझ गए होंगे। पहला प्रश्न था ना, फिर सेकंड नंबर प्रश्न क्या था, जालियांवाला बाग वाला, वहां पर मैंने बताया था, वह देखो यहां से वहां कनेक्ट हो गया ना। चलिए, मैं वहां पर ही बता सकता था इसको, लेकिन प्रश्न अलग था इसलिए मैं अलग बता रहा हूं। देखो, तो बोल रहा है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, वो थे जनरल ओडायर की। ठीक है, अब देखो यहां बात कर लेते हैं। हमें पता है, क्या पता, 13 अप्रैल को क्या हुआ था, बताइए। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, अमृतसर नरसंहार। ठीक है, हुआ था कि नहीं। और इसके बारे में मैंने पहले दूसरे प्रश्न बता चुका हूं कि क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। इसी में क्या हुआ था, जो सरदार है, सरदार उधम सिंह, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के, और इनके पिताजी क्या थे, किसान थे। ठीक है, किसान परिवार के बेटा हमारे सरदार उधम सिंह, जो पंजाब राज्य के रहने वाले थे। इस घटना में उनके भाई और बहन की क्या हो गई, हत्या हो गई। अब तुम खुद सोच सकते हो, जब अपने परिवार से कोई इस घटना में शामिल होता तो तुम्हें क्या लगता या मुझे क्या लगता, वही इनको लगा। तो जो 13 अप्रैल था 1919 में अमृतसर नरसंहार हुआ था, उसमें जो जनरल ओडायर के आदेश पर, जो जनरल ओडायर के आदेश पर जनरल डायर ने गोली चलाए थे, उस कारण से नरसंहार हुआ था। और बता दिया वो कारण क्या था। और सरदार उधम सिंह
एक पंजाब के हैं, किसान परिवार के हैं। इस घटना में उनके भाई बहन की हत्या हो गई। इसी वे विचार में वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें लगने लगा कि नहीं, मैं कुछ करूंगा। ठीक है, तो उनका मुलाकात भगत सिंह के साथ हुआ था। भगत सिंह जेल में, ठीक है, जेल में हमारे सरदार उधम सिंह का मुलाकात भगत सिंह के साथ हुआ। और भगत सिंह को क्या मानते थे? गुरु मानते थे। कौन? हमारे सरदार उधम सिंह। और रही बात, दोस्त भी कह सकते थे, सहयोगी भी कह सकते। तो सरदार उधम सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे और भगत सिंह भी एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो जेल में दोनों की मुलाकात हो गई क्रांतिकारियों की, इन पर विचार विमर्श हुए। और हमारे सरदार उधम सिंह क्या मानते थे? गुरु किसको? भगत सिंह को। और आदर्श ही मानते थे, उनके विचारों पर चलते थे। कौन? सरदार उधम सिंह। अब देखो, इनके विचार आप सबको पता है कि कितने अच्छे विचार थे। इन्हीं लोगों के और देश प्रेमियों की विचारधाराओं के और क्रांतियों के कारण हमारा भारत आज़ाद हुआ, ध्यान रखें। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना योगदान रहा। उसी प्रकार हमारे भगत सिंह जी का भी योगदान रहा है और सरदार उधम सिंह जी का योगदान रहा है। अब देखो, गुरु माने, आदर्श माने भगत सिंह को। ठीक है, अब हुआ ये कि घटना घटित हो गई। अब एक बार क्या हुआ, अब इनके मन में आया, मेरे परिवार में घटना घटी है, मुझे अफसोस है, मैं देश के लिए कुछ करूंगा, क्रांतिकारी बनूंगा। चलिए, तो हुआ क्या, लंदन में क्या हो रहा था, एक मीटिंग चल रही थी और वहां भाषण कौन दे रहे थे? माइकल ओडायर। ठीक है, कहां भाषण दे रहे थे? कहां पर? लंदन में। याद रखना, लंदन में जाके बदल ली हमारे कौन? क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने। ध्यान रखें, इतनी हमें क्षमता भारतवासियों में। तो लंदन में जाकर माइकल ओडायर जो भाषण दे रहे थे, अपने एक वहां पर जो बैठने के स्थान होता है, एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में रिवॉल्वर, जानते बंदूक, रिवॉल्वर को दबाकर ले गए थे और 2 बार गोली मारे, ठाए ठाए, सीधी बात। ठीक है, तो लंदन में गोली मारे माइकल ओडायर को, तो डायर तो कहां चले गए? निपट गए। मतलब होता है चल बसे। तो डायर जी कहां चल बसे? संसार छोड़कर। तो चल बसे कौन? हमारे जनरल माइकल ओडायर। अब क्यों बसे, पता है आपको कारण? तो हमारे सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडायर को भाषण के दौरान 2 बार गोली चलाई और पुस्तक में रखकर क्या ले गए थे? आपको रिवॉल्वर, ध्यान रखें, लुका के, क्योंकि कोई देखे ना। उसके बाद चल बसे। उसके बाद क्या हुआ? लंदन वहीं पर बैठे रहे, नहीं भागे। कौन? गिरफ्तारी होने के बाद भी हमारे भारतीय क्रांतिकारी वहां से भागे नहीं। उसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तार करने के बाद तो गोली कब मारे हैं? 13 मार्च 1940 को हादसा हो गया। कौन सा वाला? माइकल ओडायर को मारने वाला। तो इस डेट को याद रखना। अगर पूछा जाए कि माइकल ओडायर किसने मारा? सरदार उधम सिंह ने। और कब मारा और कहां मारा? लंदन ने मारा, 13 मार्च 1940। क्यों मारा, समझ गए कि नहीं बताइए? चलिए, अब रही बात, यहां पर मार दिया और 1940 में ही गिरफ्तारी होने के बाद इन्हें क्या दे दिया गया? फांसी, वही लंदन पर। ठीक है, लंदन वही फांसी दे दिया गया, ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ की जो प्रशासनिक इकाई थी, जो सरकार था उस समय, क्षेत्र का ब्रिटिश सरकार था, वहाँ पर गिरफ्तारी हो गई। और पहली बात तो मारने के बाद भागे नहीं, और गिरफ्तारी होने के बाद उनको दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई लंदन पर, याद रखें। तो इतने हमारे भारत में क्रांतिकारी, सोचो तुम, मारने के बाद नहीं भागे, जुनून था देश के लिए कुछ करने का। अब रही बात, जब गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें नाम पूछा गया, तो नाम उन्होंने क्या बताया पता है आपको? नाम बताता हूं मैं। उन्होंने क्या बताया था? मोहम्मद सिंह आजाद। ध्यान रखें, क्या बताया? मोहम्मद सिंह आजाद। और इनका नाम बचपन में क्या था? शेर सिंह। क्या था? शेर सिंह, याद रखें। ठीक है, तो इतने हमारे शेर सिंह, मतलब सबको दहाड़ने वाला, सबको डर के भगाने वाला। तो नाम से समझ में आ रहा है, शेर सिंह। और जब पकड़े गए गिरफ्तारी के समय, तो क्या बोले? मोहम्मद सिंह आजाद। देख रहे हैं, एक मोहम्मद सिंह, इधर क्या समझ आ रहा है? मुसलमान व्यक्ति, और यहाँ समझ आ रहा है सिख व्यक्ति। देख रहे हैं, तो इतनी क्षमता थी भारतवासियों के क्रांतिकारियों के अंदर। तो इस प्रश्न आंसर आपका क्या था? प्रश्न क्या दिया था कि उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल ओडायर को। तब समझ गए आप क्यों मारा था। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें हम, तो 5 में क्या दिया है, बताइए जरा, क्या दिया है? चाणक्य की रचना क्या है, बताइए। सबको पता होनी चाहिए इस चाणक्य की रचना क्या है। चाणक्य सिद्धांत, चाणक्य नीति सुने होंगे आप लोगों ने। चाणक्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन पहला राइट है। वहाँ हो सकता है थोड़ा मिस्टेक लिखा हो, यहाँ मिस्टेक लिखा हो, वहाँ ठीक लिखा। ठीक है, देखो क्रमांक बोल रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं।
अरसास, सुक्तावली, मुद्रा राक्षस और इंडिका। तो मैं सभी के बारे में बता दूं, अगर अन्य एग्जाम में कुछ और पूछ ले तो, है कि नहीं, तो हम आपको व्याख्या सहित बता रहे हैं। चलो यहाँ बात कर लेते हैं हम। प्रश्न 5 क्या लिखा है, चाणक्य की रचना क्या है, तो वो क्या है, अरसास। अब देखो चाणक्य कौन था, देखो चाणक्य की रचना अरसास। अरसास में क्या बताया गया है, मौर्य युगीन, मतलब मौर्य युग की जो युगीन जानकारियां हैं, मौर्य युगीन राजनीतिक जानकारी हमें कहाँ मिलेगा, अर्थशास्त्र में। अब अर्थशास्त्र का मतलब पुस्तक नहीं है वो वाला अर्थशास्त्र वाला, ठीक है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जिसको किसने लिखे हैं, चाणक्य ने, चाणक्य द्वारा लिखा गया। और रही बात यहाँ देखो, इसमें हमें मौर्य युगीन राजनीतिक जानकारी मिलती है। और रही बात, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे, कौन थे, चाणक्य। कौन थे, चाणक्य, ध्यान रखें। इन्हीं की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। मौर्य युग में राजनीतिक जानकारी मिलेगी इस पुस्तक से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि हुआ करते थे, कौन, चाणक्य। और इन्हें क्या बोलते हैं, और आज रखें, विष्णु गुप्त भी कहा जाता है, किन्हें, चाणक्य को। और नाम एक और क्या, कौटिल्य। आज रखेंगे, इनका नाम तीन नाम दिया गया है और तीनों नाम काम के हैं। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि हुआ करते थे। और मौर्य युग की जो राजनीतिक जानकारी आपको इस पुस्तक से मिलने वाली है। चलिए अब इसकी बात कर लें। इस सुक्तावली के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं बताने वाला मैं। श्याम, आज रखना सुंदर दास, हो सकता पूछ ले भाई, है कि नहीं, तो आपको इनका डिटेल भरनी चाहिए पहली बार, ठीक है। अब देखो, एक 3rd नंबर का ऑप्शन दिया है, मुद्रा राक्षस। इसके लेखक कौन है, लेखक की बात करें तो कौन है बताइए, विशाख दत्त, विशाख दत्त। याद रखेंगे जी, पेपर में इस प्रश्न को पूछ चुका है। अब चाणक्य वाला प्रश्न पूछा, सुक्तावली मैंने बता दिया, श्याम सुंदर दास लेखक हैं। और मुद्रा राक्षस बहुत काम का है, इसको भी कई बार पूछा है, हम इसको डिटेल पढ़े थोड़ा था ना। लेखक कौन है, विशाख दत्त है। और यह संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, किसका, संस्कृत का, ध्यान रखें, संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। तो नाटक है, ठीक है। इसमें हमें, इस नाटक में क्या मिलता है, राजा, मंत्री और प्रजाओं के बीच जो संबंध होता है, किस प्रकार शासन किया जाता है, वो मिलता है। कहाँ पर, राजा और मंत्री और प्रजा, ठीक है, इनके बीच जो शासन काल होता है, किस प्रकार संचालित किया जाता है, वो मिलता है हमें। और रही बात, इसमें हमें देखो, इसमें हमें क्या मिलने वाला, इस मुद्रा राक्षस का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है, मंत्री, राक्षस और मुद्रिका। क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मंत्री, राक्षस और मुद्रिका। इसका क्या है भाई, शाब्दिक अर्थ है, किसका है, मुद्रा राक्षस का अर्थ क्या है, मंत्री, राक्षस और मौद्रिक। अब ध्यान रख इस बात को कि लेखक कौन है, विशाख दत्त है। और यह संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। और राजा, मंत्री, प्रजाओं के बीच जो संबंध रहता है, किस प्रकार संचालित किया जाता है, उसका मिलता है। और रही बात, कहा लिखा मैंने, क्या लिखा, हाँ, इसका अर्थ क्या होता है, मंत्री, राक्षस और मुद्रिका। इसमें चाणक्य नीति की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिए। इसमें, इस मुद्रा राक्षस में आपको चाणक्य नीति की जानकारी मिलेगी। और रही बात, इतना जानकारी आपके लिए बहुत काफी है, याद रखना। इसमें क्या क्या मिलता है, इसका अर्थ क्या होता है, लेखक कौन है। अब एक पुस्तक और दिया है, इंडिका। इंडिका एक भूगोल पुस्तक कह सकते हो, इसमें भूगोल की जानकारी मिली। कहाँ की भूगोल की, भारत भूगोल। तो याद रखेंगे, इंडिका एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके लेखक आपको बननी चाहिए। और यह हमें भूगोल की जानकारी देती भारत की। और लेखक कौन है, कोई बताएगा जरा, बताइए, मैगस्थनीज, मैगस्थनीज, ध्यान रखें ना, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, अच्छी ध्यान रखना, लिखावट गलत हो जाए तो बात अलग है ना। तो मैगस्थनीज, इसके कौन है, लेखक हैं, जो कौन थे, एक ग्रीक लेखक थे। ग्रीक क्या थे, लेखक थे, जो कहां पर आए थे, भारत पर आए थे। किस में आए थे, प्रवास या दूत बनकर आए थे, ठीक है। और यूनानी दूत थे, ध्यान रखें। देखो, इंडिका भूगोल भारत की जानकारी देता है, लेखक कौन है, मैगस्थनीज, जो ग्रीक लेखक हुआ करते थे। प्रवास जानते हैं आप, यहां से वहां जाना, उसे प्रवास बोलते हैं। तो जो प्रवास मतलब दूत बनकर भारत पर आए थे। किनके दूत थे जे, सेल्यूकस
निकेटस, निकेटस एक राजा था, कहाँ का? यूनान का, यूनानी राजा, क्या कह सकते हैं, यूनानी का एक राजा था सेल्यूकस निकेटस। इसका राजदूत बनकर कौन आए थे? हमारे लेखक मैगस्थनीज, जो ग्रीक लेखक हुआ करते, जिसे क्या बोले, दूत या सॉरी प्रवार से या दूत बोले। अब बात करें किसके दरबार में आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसको याद रखना, अगर पूछा जाए कि यूनानी प्रथम दूतावास या दूत कौन था, वो था मैगस्थनीज। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटस। किसके दरबार में आया था? तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। याद रख, बहुत काम का ध्यान रख, किसके दरबार में आए थे, किसने पहुंचाया था, कौन आया था? तो हम कह सकते हैं इनके दरबार में आए थे। जो प्रवास मतलब होता है रास्ते में, है ना, प्रवास मतलब है कि यहाँ से वहां जाना, तो विदेश से हमारे भारत प्रवास पर आए थे, दूत बनकर आए थे, और अपने आने में जो देखा, जाना, समझा, उसी को कहाँ उतार रहे हैं, आपके भूगोल की जानकारी। आने जाने में आसपास के वातावरण को देखे, लोगों के देखे, उसी भूगोल भारत को हमारे इंडिका नामक पुस्तक में लिखित रूप में मैगस्थनीज ने दिया है भारत की जानकारी। ठीक है, इतनी आपके लिए बहुत काफ़ी है, ध्यान रखें। इस प्रकार मैंने आपको 5 प्रश्न का डिटेल बताया हूँ अच्छे इत्मीनान से। कोशिश करता हूं कि और अच्छे बेहतर बताने का प्रयास करूंगा आने वाले समय पर। इस प्रकार मैं 5-5 प्रश्नों का एक ही वीडियो बनाते रहूंगा। अभी यह पोर्शन आपका हिस्ट्री के इतिहास का है, जो पिछले एग्जाम में प्रश्नों को पूछ चुका है, और उन प्रश्नों को मैं व्याख्या सहित आपको हल करवा रहा हूं। हो सकता है अगली बार इसी प्रश्न से कुछ और पूछ ले। प्रश्न भले वो न पूछेगा, जो प्रश्न दिया है उससे संबंधित कुछ नया पूछ ले, जो मैं यहाँ डाटा आपको दे रहा हूँ। हो सकता है या बहुत काम आएगा, नहीं काम आएगा, देख लीजिए आप लोग। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।